नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा आज का अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा अपना शाकंभरी के चौहान और इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखना क्या पढ़ने जा रहे हैं। शाकंभरी के जो चौहान है उनको ध्यान रखना सांबर के चौहान भी कहा जाता है और इसके अंदर कौन कौन से शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुए उनकी इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा चौहान है, उन चौहानों की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला सिद्धांत देखिएगा, नंबर एक, वंशावली और ख्यातों के अनुसार जो आपके चौहान थे, इन चौहानों की जो उत्पत्ति है वह किससे मानी जाती है, तो ये अग्निवंशीय बताए जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगला आता है डॉक्टर ओझा ने चौहानों को क्या बताया है, तो आपका सूर्यवंशी बताया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने चौहानों को क्या बताया, तो ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया या ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति बताई। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अगला देखिएगा, अश्लेश्वर एक लेख है, उस लेख के अनुसार इनको क्या बताया गया, तो इनको चंद्रवंशी बताया गया। तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की, और एक डॉक्टर ओझा की, और एक ध्यान रखना अश्लेश्वर लेख है उसकी, कि अश्लेश्वर लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या था, तो इनको क्या बताया गया, चंद्रवंशी बताया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको क्या बताते हैं, तो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना जाता है। डॉक्टर ओझा ने इनको क्या बताया, तो सूर्यवंशी बताया। ये तीन फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखिएगा बच्चों, दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो उसमें अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं। ठीक है। बिजोलिया शिलालेख है, उसके अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और वासुदेव चौहान था, यही ध्यान रखना आपके चौहानों का क्या माना जाता है, तो मूल पुरुष माना जाता है या जनक माना जाता है या आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। दूसरा देखिएगा, चौहान प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। शुरुआती जो दौर था उस दौर के अंदर ध्यान रखना चौहान अपना स्वतंत्र रूप से शासन नहीं चलाते थे, बल्कि ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहकर या उनके सामंत बन करके अपना राज्य क्या करते थे, चलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिएगा, उसके बाद में सांबर के चौहानों के अंदर अगला जो राजा हुआ उसका नाम था बुअक प्रथम। ठीक है। बुअक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को क्या करवाया, मुक्त करवाया। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाने वाला जो चौहान शासक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बच्चों आपके बुअक प्रथम। ठीक है। दूसरा देखिएगा, बुअक प्रथम के वंशज जिसका नाम था सामंत, ठीक है, को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। ये चीज भी पूछी जाती है, लेकिन अलग टाइप से पूछी जाती है। कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि बिचौलिया शिलालेख है, उस बिचौलिया शिलालेख के अंदर आपके जो चौहान है उन चौहानों को कौन से गोत्र का ब्राह्मण बताया गया, तो कौन से गोत्र का, वत्स गोत्र का क्या बताया गया, ब्राह्मण बताया गया। इस टाइप से ही पूछता है। उसके बाद देखिएगा, आपके शाकंभरी या सांबर के चौहानों के अंदर अगला जो राजा होता है उसका नाम था वाकपति राज। और वाकपति राज था, इसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का क्या दिया था, परिचय दिया था। तो कहने का मतलब, अब इसके अंदर देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। एक तो ध्यान रखना बिचौलिया शिलालेख वाला कंसेप्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, कि बिचौलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन था, तो वासुदेव चौहान था। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि चौहानों का मूल पुरुष कौन है, तो आपका कौन है, वासुदेव चौहान। तो पहला कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। दूसरा देखिएगा, दूसरा और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चौहान प्रारंभ के अंदर किसके सामंत माने जाते हैं, तो आपके गुर्जर प्रतिहारों के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अगली बात देखिएगा, अगला आता है कि भाई चौहान थे, इन चौहानों को सबसे पहले आपके गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्र करवाने वाला जो चौहान शासक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम गुवक प्रथम था। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में गुवक प्रथम के सामंत
वंशज सामंत को क्या बताया गया, वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। ये बात मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन सी क्लास की, सामाजिक विज्ञान। तो 10th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान है, जिसको अभी हाल ही के अंदर सिलेबस से आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो ध्यान रखना, आपके राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है, ठीक है। तो उसके अगले चैप्टर पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद आपके सांबर के चौहानों के अंदर अगला जो शासक होता उसका नाम था विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। विग्रहराज द्वितीय की अगर खास बातें हैं, उनकी अगर चर्चा की जाए तो कौन कौन सी है, पहला देखिएगा, एक लेख है जिसका नाम है हर्षनाथ लेख। और हर्षनाथ लेख है, ये कब का है, तो 973 ईस्वी का है। इस लेख के अंदर विग्रहराज द्वितीय है, इस विग्रहराज द्वितीय की जो विजय है, जो जीत है, जो इसने अपने जीवन के अंदर फतेह हासिल की, उन सब का जो वर्णन किया गया, वो किसमें किया गया, तो हर्षनाथ लेख के अंदर किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, वो किसमें मिलता है, तो वो हर्षनाथ लेख के अंदर मिलता है। दूसरा देखिएगा, अगला आता है, विग्रहराज द्वितीय था, इसने कहते हैं कि गुजरात के चालुक्य शासक मूल राज को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो ये वाला है कि विग्रहराज द्वितीय था, इसने गुजरात के कौन से शासक को पराजित किया, चालुक्य शासक को पराजित किया, तो उसका नाम क्या था, मूलराज। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिएगा, विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय दो शासक हुए। किसके बाद में, विग्रहराज द्वितीय के बाद में, जिसमें दुर्लभराज की कोई खास बातें नहीं मिलती, लेकिन गोविंद तृतीय थर्ड की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गोविंद तृतीय था, इसने ध्यान रखना एक उपाधि धारण की, और इसकी जो उपाधि थी, इसकी उपाधि का नाम क्या था, वो था वेरी घट। और वेरी घट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो होता है शत्रु का संहारक, ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला, ठीक है। और ये उपाधि इसको, आपकी गोविंद तृतीय को ध्यान रखना किसमें दी गई है, तो पृथ्वीराज विजय में दी गई। और पृथ्वीराज विजय का जो राइटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जयानक। क्या नाम है बच्चों, जयानक। ये पूछा भी है, तो इसको ध्यान रखना। इसकी दूसरी विशेषता देखिएगा, गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। ये बात कौन कहता है, तो ये बात फरिश्ता कहता है। क्या कहता है, फरिश्ता। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं, ये विग्रह राजनीति की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला फिर देखिएगा, अगला जो शासक आता है उसका नाम है, ध्यान रखना बच्चों, अजयराज। क्या नाम है, अजयराज। और अजयराज के अगर शासनकाल की बात करते हैं तो अजयराज का शासनकाल माना जाता है आपका 1105 से लेकर 1133 तक। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बहुत सारी ऐसी पुस्तक हैं, बहुत सारी ऐसी गाइड हैं, जिस गाइड के अंदर विग्रह राज का जो, सॉरी, अजयराज का जो टाइम लिखा गया है, वो 1113 से 1133 तक लिखा गया है, ठीक है ना। बिल्कुल है, लेकिन वो कैसे है वो ध्यान रखना। 1105 के अंदर अजय राज था, ये शाकंभरी के चौहानों का शासक बना था, ठीक है। समझना बच्चों बात को, 1105 के अंदर ये शाकंभरी के चौहानों का शासक बनता है। फिर इसने 1113 ईस्वी के अंदर एक नगर बसाया, और उस नगर का नाम क्या था, तो उसका नाम था अजमेर, जिसको अजय मेरू भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1113 से लेकर 1133 तक ये अजमेर का शासक था, और 1105 से लेकर 1113 तक ये कहाँ का शासक था, सांबर का शासक। दोनों बातें सही है, और दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। और 10th की पुस्तक में इनका यही टाइम लिखा है, तो इसी टाइम को आप मान के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आता है कि अजयराज था, इसके दोबारा ध्यान रखना, आपके चांदी के और तांबे के क्या चलाए गए थे, सिक्के चलाए गए। और इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों को क्या कहा गया था, तो अजय पीरिये द्रम्स के नाम से पुकारा गया था। ये पीरिया लिखा हुआ है, पीरिया नहीं है, पीरिये है। अजय पीरिये द्रम्स कहलाते थे, ठीक है। याद रखना है कि इसने किसके सिक्के चलाए, आपके चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए, जिनको क्या कहते थे, अजय पीरिये द्रम्स कहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको याद रखना बच्चों। अगला देखिएगा, फिर अजयराज की एक रानी थी, और रानी का नाम बताया जाता है
सोमलवती। क्या नाम है? सोमलवती। इस सोमलवती को सोमलेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम लेखा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, तो ये भी याद रखना है। सोमलवती भी कहते हैं, सोमलेखा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सिक्कों पर इसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, इसको भी याद रखना। इसको एक तरीके से और पूछता है कि अशिराज की कौन सी रानी के द्वारा अपने नाम के सिक्के जारी किए गए, तो उसका नाम क्या था? सोमलवती या सोमलेखा। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीजें। तीसरा देखिएगा, अचिराज अजिराज था, वो कहते हैं कि शैव मतावलंबी था। कहने का मतलब शैव धर्म को मानने वाला था। इसके उपरांत भी धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु का मतलब होता है बच्चों, दूसरे धर्म के अंदर भी इतना ही विश्वास करता था, या दूसरे धर्मों को भी इतना ही मानता था जितना कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल देख लो। इन्होंने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा। ये इनकी धर्म सहिष्णुता का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इन दोनों धर्मों को ये वैसे ही देखते थे जैसे कौन से धर्म के प्रति आस्था थी इनकी? शैव धर्म के प्रति। आगे देखिएगा, जैन धर्मावलंबियों को नए नगर में मंदिर बनाने की क्या दी थी? अनुमति दी। यहाँ पे नए नगर का मतलब क्या है? अजमेर, क्योंकि इन्होंने 1113 के अंदर क्या बसाया? अजमेर बसाया। उस अजमेर के अंदर इन्होंने जैनियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी, और जैनियों ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था पार्श्वनाथ। इस पार्श्वनाथ मंदिर के लिए आपके अजिराज के द्वारा स्वर्ण कलश क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। ठीक है, यह सोने का कलश क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। यह मंदिर में अर्पित किया गया, समर्पित किया गया या चढ़ाया गया। ये इनकी धर्म धर्म सहिष्णुता का एक बहुत ही क्या है? अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो ये अजिराज की कुछ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्ट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है अर्णोराज। अर्णोराज के अगर शासनकाल की बात करते हैं बच्चों, तो अर्णोराज का शासनकाल माना जाता है आपका 1133 से लेकर के और 1155 तक माना जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या खास बातें आती है, देखिएगा। एक तो आता है, तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने तुर्कों और मालवा के शासक थे, उनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। दूसरा देखिएगा, लेकिन असिराज गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से और क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसको याद रखना है कि अर्णोराज को, अचिराज नहीं, मैं अजिराज भूल गया, अर्णोराज को गुजरात के कौन से शासक ने पराजित किया? तो उसका नाम क्या था? कुमारपाल चालुक्य ने परास्त किया। उसके बाद में आता है, अर्णोराज के द्वारा अजमेर के अंदर आनासागर जो झील है, उस आनासागर झील का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उसके बाद में आता है कि आपके अनुराग के द्वारा पुष्कर के अंदर वराह मंदिर, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार थे, ठीक है, वराह मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो ये बच्चों ध्यान रखना, अपन कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं 10th की या 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, और उसके अंदर जितना इनके बारे में इंपॉर्टेंट दिया गया है, उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आना सागर झील की बात करते हैं तो वहां पे अपने को बारादरी की बात करनी चाहिए, या कह सकते हैं कि सुभाष उद्यान की बात करनी चाहिए, दौलत बाग की बात करनी चाहिए, आपके बजरंगगढ़ की बात करनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे अपन 10th की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो लिमिटेड पढ़ेंगे और बहुत पास पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये चार चीजें हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में देखिए अर्णोराज की और बातें। अर्णोराज भी कहते हैं कि कौन से धर्म को मानने वाला था? तो शैव मतावलंबी बताया जाता। भगवान शिव का एक बहुत बड़ा क्या था? भक्त था, लेकिन सहिष्णुवादी था। ये भी अन्य धर्मों के अंदर क्या करता था? विश्वास करता था। और इसका उदाहरण देखिएगा, अजमेर के अंदर खर्तगज के अनुयायियों के लिए भूमि क्या की थी? दान में दी थी। अब ये खर्चगज क्या होते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, जैन धर्म से संबंधित होते हैं। तो इन्होंने जैन धर्म से संबंधित कुछ लोगों को या कुछ अनुयायी थे, उनको भूमि क्या दी थी? अनुदान में दी थी। ये खर्चगज वाली बात है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आता है, अर्णोराज ने गजनवियों को क्या किया? परास्त किया। मालवा व हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर अपने वंश के मान को क्या किया था? बढ़ाया था। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने अपने यहाँ से इनकी जो ताकत है, उस ताकत का क्या होता है? आभास होता है कि इन्होंने गजनियों को रोका, मालवा में अभियान किया,
हरियाणा में अभियान किया, दूर-दूर तक इन्होंने अटैक किया। उसके बाद में आता है 2 विद्वान हैं, जिसका एक का नाम है देवबौद्ध और दूसरे का नाम है धर्मघोष। ये दोनों थे, ये दोनों किसके समकालीन थे? तो अर्णोराज के समकालीन बताए जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये बच्चों ध्यान रखना कुछ एक बातें हैं, ठीक है? किसकी? आपके स्वयंवर के चौहानों की और अजमेर की चौहानों की, ठीक है? अभी क्लास से ध्यान रखना एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसका एक पार्ट और है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? वो अगला जो पार्ट है, वो पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।